Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about glacial geomorphology, यानी कि ऐसे लैंडफॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स। उस टाइप के लैंडफॉर्म्स को हम लोग ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। सो माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज अंसारी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ग्लेशियर बेसिकली क्या होता है? इट्स ए टाइप ऑफ वाटर जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट या फिर कैप्स या फिर पिडमॉन्ट्स या फिर बहुत सारे कंटिनेंटल ग्लेशियर्स के फॉर्म में हमारा ग्लेशियर्स रहते हैं। यानी कि ये क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है। सो अब हम लोग सबसे पहले टाइप्स पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। इसके बाद हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म्स पढ़ेंगे दैट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ग्लेशिएशन ग्लेशियर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो पहला जो टाइप है, मेजर टाइप है, वो है बेसिकली आइस शीट्स और आइस कैप्स। अब जनरली जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो आइस शीट्स है इसका जो साइज और डायमेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और आइस कैप्स का स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू आइस शीट्स। सो द बिगेस्ट ग्लेशियर्स ऑन द अर्थ्स लैंड सरफेस are called ice sheets. So basically these are the biggest glaciers that are available on this earths. So which are broad domes, basically broad domes रहते हैं with flattened cross section over कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अब बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक ये इसका एक्सटेंशन है। दिस आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन विथ, और बेसिकली विथ के बारे में बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है जो आइस शीट्स है वो। द डिफरेंस बिटवीन आइस शीट्स एंड आइस कैप। अब बेसिकली हम लोग कुछ डिफरेंस जानेंगे आइस शीट्स और आइस कैप्स के बारे में। पहला डिफरेंस है कि इसका एक्सटेंशन, इसका एरिया। जो आइस शीट्स का एरिया होता है वो अप्रोक्स इससे 50,000 से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। 50,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होता है, उसको उस टाइप के हम लोग ग्लेशियर्स को आइस शीट्स बोलते हैं। वहीं अगर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से लेस हो, एरिया लेस है उसका, तो उसको हम लोग आइस कैप बोलते हैं। सो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था आइस शीट्स और कैप्स में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो अंटार्कटिक ग्लेशियर और ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर है आइस शीट्स उसको कहते हैं। वहीं अंटार्कटिक कनाडा या फिर आइसलैंड नॉर्वे, इनके जो ग्लेशियर्स है उसको हम लोग आइस कैप्स बोलते हैं। और जो आइस डोम होता है वो बेसिकली सेंट्रल पार्ट को बोला जाता है ऑफ एन आइस कैप या फिर आइस शीट, उसको हम लोग आइस डोम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। अब ये सिमिलर है, आइस शीट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। किस सेंस में सिमिलर है चलिए पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर इन फैक्ट एक्सटेंसिव आइस शीट्स। तो बेसिकली ये आइस शीट्स का ही एक फॉर्म है। दिस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल बिकॉज दे कवर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब बेसिकली कॉन्टिनेंटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट पूरे के पूरे होल कॉन्टिनेंट को मोर देन 1/3 रेशियो से कवर करते हैं, इसीलिए इस टाइप के ग्लेशियर शीट्स को हम लोग कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है दैट हैविंग एन एवरेज थिकनेस ऑफ 400 मीटर। अब बेसिकली इसका एवरेज जो थिकनेस है वो 400 मीटर है। वहीं जो इसका जो एरिया है वो मोर देन 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे ही हमारा जो ग्रीनलैंड का है उसका वो जो एवरेज थिकनेस है वो बेसिकली 3000 मीटर है, और उसका एरिया बेसिकली 1.3 किलोमीटर स्क्वायर तक एक्सटेंड करता है। इस टाइप का हम लोग को ग्लेशियर को कंटिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। और एक यहाँ पे फैक्चुअल बात ये है कि जो आइस शीट्स है वो बेसिकली जो 4500 मीटर जो सी लेवल से, मीन लेवल से अबव मीन सी लेवल से वो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। 4500 मीटर तक का एल्टीट्यूड रहता है। किसी भी आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर, कैप्स, आइस कैप्स, इसका जो मीन थिक जो एल्टीट्यूड होता है वो अप्रॉक्स 4500 मीटर अबव द सी लेवल होता है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप्स है माउंटेन्स या फिर वैली ग्लेशियर्स। सो बेसिकली जैसे ही हम नाम से ही समझ सकते हैं ये ग्लेशियर्स मेनली डिपॉजिट रहेगा माउंटेन रीजन में, वैली रीजन में। द बॉडी ऑफ आइस मूविंग डाउन स्लोप अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब बेसिकली जो मूवमेंट होगा किसी भी ग्लेशियर का वो ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मूवमेंट होता है किसी भी ग्लेशियर्स का। थ्रू द वैली ब्रॉडन बाय
Rock valley walls in the mountain is called mountain glacier or simply valley glacier or alpine glacier. The length of this glacier ranges from few kilometers to 2000 किलो। अब बेसिकली इसका जो डायमेंशन है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आइस कैप्स ये कम होगा, और इसका लेंथ बेसिकली कुछ किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का रेंज रह सकता है, और इसका एरिया बेसिकली 50,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रहता है। अब हमारा नेक्स्ट जो ग्लेशियर है वो पीडमोंट ग्लेशियर है। ये जनरली फुट हिल्स ऑफ द वैली या फिर माउंटेनियस रीजन्स के रीजन में बनते हैं, फुट हिल्स में बनते हैं, फुट हिल जोन में बनते हैं, और इसको हम लोग पीडमोंट ग्लेशियर्स बोलते हैं। जैसे कि मेलास्पिना ग्लेशियर ऑफ अलास्का, ये एक फुट हिल ग्लेशियर्स है, इसको इसी को हम लोग पीडमोंट ग्लेशियर भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आइस शेल्फ। अब आइस शेल्फ जनरली होता क्या है कि ये बेसिकली थिक आइस शीट होता है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव मास रहता है इसमें, आइस का थिक आइस शीट रहता है, और ये बेसिकली फ्लोट करता है। कहाँ फ्लोट करता है? हमारा ओशन में या फिर सी में हमारा फ्लोट करता है, और आइस के अटैच टू द कोस्ट सिंस देयर इज नो। अब बेसिकली जो आइस शेल्फ्स, जितने भी आइस शेल्फ्स होते हैं इसमें नो फ्रिक्शन रहता है ऑफ आइस, क्योंकि इसके नीचे जो है ये वाटर फ्लोट करता है विद द बेड एंड हेंस आइस कैन स्प्रेड फ्रीली। अब बेसिकली इसमें नो फ्रिक्शन रहता है ऑफ आइस ऑन द आइस शेल्फ। अब एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली जो अंटार्कटिका कोस्ट रीजन्स में रोज आइस शेल्फ पाए जाते हैं, ये मेजर एग्जाम्पल है। वैसे ये रोन फिल्चर आइस शेल्फ दो बेसिकली एक मेजर एग्जाम्पल है आइस शेल्फ का। अब नेक्स्ट है हमारा आइस फील्ड। अब बेसिकली कोई भी फील्ड अगर डिपॉजिट हो आइस से, और जो उसका जो सी लेवल है वो बहुत ही जेंटल हो, फ्लैट हो, उस टाइप के फील्ड को हम लोग आइस फील्ड बोलते हैं। वही वैसे ही हमारा सिर्क ग्लेशियर हो जाता है। सो सिर्क ग्लेशियर भी एक टाइप का ग्लेशियर है जो कि सिर्क में मेनली डिपॉजिट रहता है, जो कि सिर का स्ट्रक्चर आर्म चेयर जैसा रहता है उसी में डिपॉजिट रहता है, और उसी को हम लोग सिर्क ग्लेशियर बोलते हैं। इसके बाद नीच ग्लेशियर। नीच ग्लेशियर रिप्रेजेंट ए स्मॉल अपलैंड आइस मास which rests upon a sloping rock face. So basically this were the major four types of glaciers. So sorry, eight type of glacier ये major glacier है। अब हम लोग कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा स्नो लाइन हो गया, एब्लेशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब स्नो लाइन बेसिकली क्या होता है? जितने भी सारे ग्लेशियर्स हैं दैट आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आइस above snow line under extreme cold climate is called snow line। and snow line denotes, अब basically snow line क्या होता है? snow line denotes that height above which there is permanent snow cover, and thus it corresponds to the level where average temperature is always below freezing point during the warmest month of the year। अब मान लो कि एक माउंटेनियस रीजन है, मान लो एक ऐसा, ये बेसिकली एक स्नो लाइन एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर जो टेम्परेचर रहता है ना वो हमेशा माइनस में रहता है, यानी कि हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, जिसके वजह से जो उसका आइस रहता है वो हमेशा परमानेंट आइस शीट्स रहता है, ये कभी भी मेल्ट नहीं होता या फिर रिट्रेट नहीं करता इसके जितने भी सारे ग्लेशियर्स रहेंगे। सो बेसिकली एक जो स्नो लाइन है एक ऐसा जोन है जिसके ऊपर हमेशा टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, उस जोन को हम लोग स्नो लाइन बोलते हैं। वैसे ही एब्लेशन बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज नोन एज एब्लेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ एजेंट्स या फिर कुछ इरोजनल वर्क्स के बारे में ऑफ ग्लेशियर्स। सो बेसिकली जितने भी इरोजन होते हैं थ्रू द ग्लेशियर्स इज accomplished थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एब्रेशन, प्लकिंग एंड पॉलिशिंग। हमने फ्लूवियल ज्योमोर्फोलॉजी में पढ़ा था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इरोजनल प्रोसेसेस, जिसमें से सेकेंड जो टाइप रहता है वो एब्रेशन रहता है। एब्रेशन में जितने भी सारे इरोजनल एक्टिविटीज होंगे वो बेसिकली टूल्स के मदद से होंगे, यानी कि जो जितने भी सारे सेडिमेंट्स हैं, बोल्डर्स हैं, ग्रेवल्स है, सैंड्स है, इसके थ्रू हमारा इरोजनल का एक्टिविटी रहे होगा, उस टाइप के हम लोग को इरोजनल एक्टिविटी को हम लोग एब्रेशन में कंसीडर करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इरोजनल एक्टिविटीज इज कंसीडर अंडर एब्रेशन। वैसे प्लकिंग क्या होता है? अब प्लकिंग बेसिकली होता क्या है
मान लो कि कोई फ्लावर है, उसको हम लोग प्लग करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो बेसिकली वहाँ हम फोर्स लगा के उस फ्लावर को हम लोग खींचते हैं अपनी ओर। वैसे ही हमारा ग्लेशियर में भी होता है, ग्लेशियर अपना फोर्स लगाता है और जितने भी सारे सेडिमेंट्स या फिर बेडरॉक्स हैं, माउंटेन्स के बेडरॉक्स हैं, उसको बेसिकली प्लग करता है। उस प्रोसेस को हम लोग प्लगिंग बोलते हैं। अब पॉलिशिंग बेसिकली जितने भी ग्रेन्यूल्स रहते हैं, जितने भी सैंड्स रहते हैं, अगर फाइनल सैंड्स अगर रहेंगे किसी भी सरफेस में, ग्लेशियर्स के साथ मूव करेंगे, तो वो बेसिकली जो बेडरॉक को है ना पॉलिश करेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिशिंग बोलते हैं। सो बेसिकली जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो एब्रेशन के थ्रू, प्लकिंग के थ्रू और पॉलिशिंग के थ्रू फॉर्म होते हैं। अब हम लोग कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सिल्क है। अब सिल्क बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है, एक माउंटेनियस रीजन है। ये एक माउंटेनियस रीजन है, वहीं पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और ये जो डिप्रेशन का जो साइज है, जो स्ट्रक्चर है, वो आर्म चेयर के जैसा रहता है या फिर हॉर्सशू के जैसा रहता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिर्क। अब बेसिकली सिर्क कैसे फॉर्म होता है, मान लो कि एक ये माउंटेनियस रीजन है, एक माउंटेन है। अब यहाँ पे मान लो कि एक थिक लेयर ऑफ आइस है, जिस जो कि ग्लेशियर है। ये थिक लेयर ऑफ ग्लेशियर है, ये मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर ईयर। अब बेसिकली ये जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अब ये जो मूव करने से जितने भी सारे यहाँ के सेडिमेंट्स है, यहाँ के सेडिमेंट्स है, इसको प्लग करेगा, इसको प्लग करेगा, और ये जो सेडिमेंट्स प्लग होगा, और ये जो सेडिमेंट्स प्लग करने के बाद कुछ टाइम बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेगा, और ये जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये जो हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सिर्क। सो हमारा ये जो सिर्क है ये बेसिकली प्लकिंग के थ्रू फॉर्म होता है, और ये जो सिर्क है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में जाना जाता है इन द अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि CWM वेल्स में जाना जाता है, स्कोरी इन स्कॉटलैंड, कार इन जर्मनी, बॉटन इन नॉर्वे। सो बेसिकली दिस वेर द नेम्स ऑफ सिर्क। अब सिर्क के बाद बेसिकली हमारा एक आता है सिर्क लेक। ये क्या होता है, अब बेसिकली मान लो यहाँ पे जो सिर्क फॉर्म हुआ, इसके ऊपर एक लेक बन जाए, एक लेक बन जाए, इस डिप्रेशन के ऊपर एक लेक बन जाए, डिपॉजिट्स ऑफ वाटर हो जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं टार्न। टार्न या फिर सिर्क लेक। सो ए रॉक बेसिन इज फॉर्म्ड एट द फ्लोर ऑफ द सिर्क बेसिन ड्यू टू इरोजनल consequent upon greater thickness of ice mass and enormous pressure। सो इसी को हम लोग सिर्क लेक या फिर टार्न बोलते हैं। आफ्टर डिग्लेशिएशन, अब बेसिकली जो सिर्क रहेगा ना, ये जैसे सिर्क है, अब ये जो आइस है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे थिक लेयर ऑफ आइस शीट कवर रह जाएगा, और ये जब डिग्लेशिएशन का पीरियड आएगा, डिग्लेशिएशन का पीरियड आएगा, उस टाइम बेसिकली क्या होगा कि ये जो आइस शीट्स है ना, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो जो वाटर है ना, ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में, इस टाइप का फ्लूवियल स्ट्रक्चर में डिपॉजिट हो जाएगा। इसी स्मॉल लेक, ग्लेशियर लेक को हम लोग बोलते हैं सिर्क लेक या फिर सिंपली टार्न लेक। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एरेटिस और हॉर्न्स। अब एरेटिस और हॉर्न्स क्या होता है, अब हमने ये देखा, अब हमने ये देखा एक सिर्क है, एक लेक है यहाँ पे जिसको सिर्क लेक बोलते हैं, और ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए माउंटेन या फिर ऑफ ए सिर्क को हम लोग बोलते हैं हॉर्न। पिरामिडल स्ट्रक्चर को ऑफ ए माउंटेन को हम लोग, सबसे हाईएस्ट पीक को हम लोग बोलते हैं हॉर्न। वैसे हमारा और एक स्ट्रक्चर होता है जो है एरेटिस। एरेटिस क्या होता है, अब मान लो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देख सकते हो बहुत सारे रिचेस है, बिटवीन टू सीट। अब देखो यहाँ पे एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर, आर्म चेयर लाइक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे भी एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर बना। अब ये इसको जो डिवाइड करेगा ना, उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं एरेटिस, उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं एरेटिस। और ये जो बेसिकली ये डिवाइड होता है, सिर्क डिवाइड रहता है, और इसी को हम लोग एरेटिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर रहता है ना, रिचेस लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, कुछ इस तरीके से रिचेस लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, या फिर सॉ के जैसा रहता है, सॉ। और इसीलिए हम लोग सॉ टूथ स्ट्रक्चर, सॉ टूथ लैंडफॉर्म भी बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को।
So due to recession of shears on both sides, such serpent peaks resembling saw teeth are called एरेटिस। जैसे कि मैंने बताया, किसी भी सिर्क के जो डिवीजन जो डिवाइड करेगा उस बेसिन को, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरेटिस, और जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न। A pyramidal triangular faced peak formed due to recession and intersection of three or more shears is called horn on the basis of Matterhorn Peak of Switzerland। So basically इसका नाम जो है ना वो मैटरहॉर्न पीक के बेसिस पे रखा गया है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर आता है, वो है कोल। अब कोल क्या होता है? अब मान लो कि कोई भी हमारा एरेटीज है, हाँ, ये मान लो एक एरेटीज है, यहाँ पे एक एरेटीज है। अब एरेटीज में हम देख सकते हैं यहाँ डिसकंटिन्यू हो गया, इतना जो रीजन है, इतना रीजन में ये बेसिकली डिसकंटिन्यू हो गया है, और फिर से हमारा जो एरेटिस है वो यहाँ से बनता है। अब यही जो डिसकंटिन्यूड पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोल। So basically the discontinuity between ridges in the cirque or maybe the mountainous region of glacier is known as कोल। ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें सारे के सारे लैंडफॉर्म्स कवर किए गए हैं। ये पैरामोडियल पीक है, इसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं। ये हमारा एक सिर्क बन जाता है। वहीं सिर्क में अगर पानी जम जाए तो उसको हम लोग सिर्क लेक या फिर टार लेक बोलते हैं। ये हमारा एरेटिस है, रिजेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा एरेटिस हो जाता है। और ये बेसिकली हमारा कोल है। जो रीचेस में यहाँ पे रीचेस होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, फिर रीचेस होगा, इसको हम लोग कोल बोलते हैं। अब हमारे इसके बाद ये हमारा बेसिकली कोल का एक है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं रीचेस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पे सेम डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहाँ से रीचेस है, डिसकंटिन्यू हो गया। यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यहाँ इतने सारे रीजेस है, डिसकंटिन्यू हो गया, फिर से यहाँ पे रीजेस स्टार्ट हुए। तो इसी डिसकंटिन्यूटी ऑफ रीजेस को हम लोग कोल बोलते हैं। एरेटिस हो गया जो डिवाइड करता है किसी भी टू सिर्क को, और हॉर्न हमारा हो जाता है किसी भी पिरामिडल पीक ऑफ ए माउंटेन। सो बेसिकली ये हमारा हो जाता है हॉर्न, कोल और एरेटिस। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यू शेप्ड वैली और हैंगिंग वैलीज। सो बेसिकली अब ये क्या होता है? अब यू शेप वैल्यू बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है यू लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग यू शेप्ड वैली बोलते हैं। अब जब कोई भी ट्रिब्यूटरीज हो जाता है, जैसे कि मान लो ये टार्न लेक है, इससे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हुए। वही मान लो कि कोई एक ट्रिब्यूटरीज जो हमारा यू शेप वैली में है, विथ एल्टीट्यूड के साथ हमारा फॉल करेगा, तो उसी हमारा हमारा जो फॉलिंग पॉइंट होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वैली। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग वैली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिब्यूटरीज आ रहा है, वैली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ भी है, यहाँ भी एल्टीट्यूडनल है यू लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे वैली आ रहा है, ट्रिब्यूटरीज आ रहा है, सॉरी। अब ट्रिब्यूटरीज जो एक पॉइंट पे, एक हाई एल्टीट्यूड पॉइंट पे एक यू शेप्ड वैली के अंदर गिरेगा, जो जैसे कि वाटरफॉल जैसे गिरते हैं ना, वैसे सेम गिरेगा। और उस जो गिरने का पॉइंट रहता है उस रीजन को, ये रीजन हमारा हो जाता है, ये रीजन हमारा हो जाएगा हैंगिंग वैली। और इसके जो नीचे फॉर्म होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड वैली। अब जनरली जितने भी सारे हैंगिंग वैलीज होते हैं ना, उसमें मेजर जो लैंडफॉर्म रहता है ना, वाटरफॉल बहुत सारे, बहुत मेजर क्वांटिटी में अवेलेबल है। हैंगिंग वैलीज के अराउंड वाटरफॉल्स बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नोनाटक। अब बेसिकली नोनाटक क्या है? अब दे द हाइगर पीक्स एंड माउंट सराउंडेड बाय आइस फ्रॉम ऑल साइड्स दैट आर कॉल्ड नोनाटक्स। अब बेसिकली ये एक पिरामिडल पीक है या फिर हॉर्न है, जो कि आइस मास से कवर है, थिक आइस मास से कवर है। और जब हम लोग ऊपर से देखेंगे ना, ये कुछ ग्लेशियर आइलैंड की तरह दिखेगा, आइलैंड की तरह दिखेगा, इसीलिए हम लोग इसको ग्लेशियल आइलैंड्स भी बोलते हैं। सो दिस आर द
tiger peaks and mounds surrounded by ice from all sides that are called nunataks. आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्रेग एंड टेल एंड रोच मोटॉन्स। अब ये दोनों क्या है, अब बेसिकली ये जो दोनों है ना, ये वाइस वर्सा होता है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। किस सेंस में, बेसिकली फ्लो डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर और कुछ लैंडफॉर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये वाइस वर्सा होता है। सो ए पेक्युलर लैंडफॉर्म हैविंग वर्टिकल इरोडेड स्टिप अप ग्लेशियल साइड एंड टेल लाइक appearance with lower height down glacial side is called क्रेग एंड टेल। अब बेसिकली ये फॉर्म कैसे होता, मान लो कि कोई आइस ग्लेशियर है, ये इस टाइप में मूवमेंट में मूव कर रहा है। अब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ समय पहले ये ऐसे हुआ होगा। अब बेसिकली इरोजन के थ्रू जो हमारा जो आइस ग्लेशियर है, ग्लेशियर के थ्रू इरोजन होगा। अब इरोजन के थ्रू प्लकिंग होगा। अब प्लकिंग के थ्रू जितने भी सारे सेडिमेंट्स हैं वो प्लक होते जाएंगे, प्लक होते जाएंगे, और जो इसका प्लक का प्रोसेस कुछ इतना हो जाएगा कि इतना सारा लैंड मास को वो इरोड कर देगा। अब इरोड करने के बाद जो हमारा लैंडफॉर्म बचेगा ना, वो कुछ इस टाइप का लैंडफॉर्म बचेगा। अब इसी लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्रेग। अब जनरली इस इरोड करने के बाद जब इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा ना, तो ये डाउनवर्ड में बेसिकली क्या करेगा, ये प्लकिंग नहीं करेगा। यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे प्लकिंग कर रहा था। अब जब इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा ना, ये पॉलिश करेगा, जिसके वजह से जो टेल है ना इस स्ट्रक्चर को, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, प्लकिंग करेगा। अब यहाँ पे जितने सारे प्लग्ड सेडिमेंट्स हैं वो बेसिकली फाइनर सेडिमेंट्स है, फाइन है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है ना पॉलिश करेगा। जितना भी ज़्यादा साइज में सेडिमेंट्स छोटा रहेगा, उतना ही ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस उसका फॉर्म होगा। सो इसी को हम लोग बोलते हैं टेल। वैसे ही हमारा रोश मोटॉन्स है, ये सिमिलर प्रोसेस है, बट यहाँ पे जो है ना, पहले हमारा पॉलिशिंग होता है, पॉलिशिंग के बाद यहाँ पे प्लकिंग होता है। सो जो आइस ग्लेशियर का मूवमेंट है ना, वो अपवर्ड स्ट्रीम में हमारा एब्रेशन करेगा, एब्रेशन के थ्रू जो यहाँ पे पॉलिशिंग करेगा। अब जब हमारा डाउन स्ट्रीम होगा ना, यहाँ पे हमारा प्लकिंग करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रोच मोटॉन्स। सो roach mutants are streamlined asymmetrical hillocks, mounds, or hills, having one-sided smoothly molded with gentle slope। अब बेसिकली दोनों में क्या है, एक सिमिलरिटीज क्या है कि एक तरफ है वो जेंटल रहेगा, दूसरा तरफ जो है स्लोप रहेगा, वो स्टीप रहेगा। वैसे ही सेम रोच में भी है, एक तरफ जेंटल रहेगा और दूसरी तरफ स्टीप स्लोप रहेगा। सो बेसिकली दिस आर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रोज मोटॉन्स एंड क्रेग एंड टेल। अब बेसिकली ये जो रोज मोटॉन्स का जो टर्म है ना, वो दिया था डी सोसर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1804। फर्स्ट टाइम इन्होंने नहीं इस टर्म को यूज किया था। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स करेंगे, कुछ स्टेरवेस, ग्लेशियल स्टेरवेस। अब बेसिकली जितने भी क्लिफ हैं, जितने भी क्लिफ्स रहते हैं, ये अगर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो और फ्यू मीटर से लेकर के हंड्रेड ऑफ मीटर्स तक, 1 मीटर से लेकर हंड्रेड ऑफ मीटर्स तक ये एक्सटेंड करे, इस टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लेशियल स्टेरवेस। सो बेसिकली फ्यू मीटर्स टू सेवरल किलोमीटर्स तक भी इसका एक्सटेंशन हो सकता है। ये बेसिकली वर्टिकल क्लिफ्स रहते हैं, जिसका एल्टीट्यूड 30 से लेकर के 300 मीटर्स तक रह सकता है। और ये जो फॉर्म होता है ना, वो प्लकिंग के थ्रू फॉर्म होता है। अब बेसिकली किसी भी स्मॉलर डिप्रेशन में अगर वहाँ पे पानी भर जाए, दैट आर फिल्ड विथ मेल्ट वाटर, और वहाँ पानी भर जाए, तो उस स्मॉलर लेक्स को हम लोग बोलते हैं पैटरनोस्टर। सो बेसिकली पैटरनोस्टर लेक्स आर फॉर्म्ड अराउंड ग्लेशियर स्टेयरवेज, और उस पैटरनोस्टर लेक्स को बेसिकली हम लोग बीडेड लेक्स भी बोलते हैं। सो दिस वर द ग्लेशियल स्टेरवेज। अब हम लोग ग्लेशियल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें स्मॉल स्केल स्ट्रीमलाइन डिप्रेशंस आर कॉल्ड ग्लेशियल ग्रुप। सो बेसिकली ये एक डिप्रेशन रहता है, वो बहुत ही सिमेट्रिकल रहता है और स्मॉल स्केल में रहता है। सो इस
स्मॉल स्केल स्ट्रीमलाइन डिप्रेशन आर नोन एज ग्लेशियल ग्रुप्स। जैसे कि ये है हमारा एक, ये बेसिकली हम इसका जो एक्सटेंशन है ना वो सेवरल किलोमीटर्स तक रह सकता है, सेवरल मीटर्स तक रह सकता है। और जो डिप्रेशन है वो बहुत ही सिमेट्रिकल रहेगा कुछ। ये है हमारा ग्लेशियल ग्रुप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्योर्ड्स। अब फ्योर्ड्स क्या होता है? अब किसी भी यू शेप्ड वैली में अगर, अब किसी भी यू शेप्ड वैली में अगर रिवर फ्लो करे इस रिवर को हम लोग बोलते हैं फ्योर्ड्स। सो ए fjords इज ए लॉन्ग, ये बेसिकली बहुत ही लंबा होता है, नैरो इनलेट ऑफ सी वाटर विथ स्टीप साइड्स। अब बेसिकली जो इसका साइड रहेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप रहेगा, जिसके वजह से वैली का, यू से वैली का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टीप स्लोप, वो स्टीप रहेगा। और इसके बीच में हमारा वाटर ट्रेवल करेगा, इसी वाटर को हम लोग बोलते हैं fjords। और ये बेसिकली डिग्लेशिएशन के थ्रू होता है, जो बर्फ है वो मेल्ट हो जाता है जिसके थ्रू fjords बनते हैं। अब हम लोग कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा मोरेन्स हो जाता है, मोरेनिक रिजेस हो जाता है, ड्रमलिन्स हो जाता है। सो अब उसके पहले हम लोग कुछ टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट्स, ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब बेसिकली जितने सारे डिपोजिशन है ऑफ सेडिमेंट्स दैट आफ्टर द एब्लेशन, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ ए ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स। यानी कि जितने भी डिपोजिशन होते हैं आफ्टर मेल्टिंग इज नोन एज ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स। और बेसिकली उस डिपोजिशन से जितने भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना, उस लैंडफॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब कुछ ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा होता है मोरेन्स। मोरेन्स क्या होता है? अब बेसिकली मोरेन्स का कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये कोर्स ग्रेन रहता है। इसका जितने भी सारे ग्रेन्स रहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मोटे रहते हैं, जिसके जरिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो एल्टीट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मोर देन 30 मीटर के हाइट का भी रह सकता है। सो मोरेन्स आर रिजेस लाइक डिपोजिशन फीचर्स, या बेसिकली ये एक डिपोजिशनल फीचर्स है ऑफ ग्लेशियल टिल्स। अब बेसिकली ग्लेशियल टिल्स यहाँ पे और एक टर्मोलॉजीज आ जाता है, टर्म्स आ जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है सेडिमेंट्स। सो ऑल द सेडिमेंट्स दैट आर कैरिड बाय ग्लेशियर आर नोन एज ग्लेशियल टिल्स। अब इसका जो हाइट रहता है वो 30 मीटर तक रहता है। और ये बेसिकली चार मेन क्राइटेरिया कैटेगरीज में डिविजिबल है। सबसे पहला एंड या फिर टर्मिनल मोरेन्स, सेकेंड है लेटरल मोरेन्स, थर्ड है मीडियन मोरेन्स, और चौथा है ग्राउंड मोरेन्स। अब बेसिकली जो लेटरल मोरेन्स है ये बेसिकली सिर के अराउंड, सिर के आसपास फॉर्म होता है हमारा लेटरल मोरेन्स। सिर के आसपास जो फॉर्म होगा उसको हम लोग लेटरल मोरेन्स बोलेंगे। अब जो बीच में फॉर्म होगा ना उसको हम लोग मीडियल मोरेन्स बोलेंगे। और एंड मोरेन बेसिकली मीडियन मोरेन के बाद एंड में फॉर्म होगा। और ग्राउंड मोरेन बेसिकली सबसे लास्ट में फॉर्म होगा, जो कि आउटवर्स प्लेन में बेसिकली फॉर्म होता है हमारा ग्राउंड मोरेन। सो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ मोरेन्स। लेटरल मोरेन साइड ऑफ द सिर, मिडिल में अगर फॉर्म हो तो उसको मीडियल मोरेन्स बोलते हैं। और इसके बाद मीडियल मोरेन्स के बाद हमारा एंड आता है, इसके बाद लास्ट में हमारा आता है ग्राउंड मोरेन्स। सो दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ मोरेन्स। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रमलिन्स के बारे में, कि ड्रमलिन्स क्या होता है। सो द स्वार्म्स ऑफ राउंडेड हमॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टील आर कॉल्ड ड्रमलिन्स। अब बेसिकली जितने भी सारे ग्लेशियल टील होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, डेट आर डिपोजिटेड। अब बेसिकली ये डिपोजिटेड हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन्स। ये बेसिकली बास्केट ऑफ एग जो रहता है ना, एग देखे होगे अंडा, उसके तरह ये दिखता है। और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ड्रमलिन्स कुछ इस टाइप के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन्स। और या फिर बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। और ये बेसिकली इन्वर्टेड बोट या फिर स्पून के तरह दिखता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा स्कर्स। अब स्कर्स जितने भी सारे रिचेस बनते हैं आउटवर्स प्लान में,
ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स, उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्स इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड मोरेस। अब देखो एंड में हमारा बनता है स्कर्स। ये बेसिकली हाई स्ट्रक्चर रिजेस रहता है और ये जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 30 मीटर्स तक का हाइट तक जा सकता है। सो द साइड्स, अब बेसिकली इसके जो साइड्स रहते हैं ना, इसके साइड्स रहते हैं वो स्टीपर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीपर रहते हैं और इसका एल्टीट्यूड भी रहता है। अब हमारा नेक्स्ट है केम्स। अब केम्स बेसिकली क्या होता है? केम्स आर स्मॉल हिल्स और इरेगुलर माउंट्स। अब ये बेसिकली माउंट्स रहता है जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आउटवर्ड्स में ऑफ बेडेड बेडेड सैंड्स एंड ग्रेवल्स और सैंड्स के थ्रू बनता है विच आर डिपोजिटेड बाय मेल्ट वाटर। अब बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एब्लेशन जो ये डिपॉजिट हो जाता है, सैंड्स और ग्रेवल्स है वो डिपॉजिट हो जाता है और उसी डिपॉजिट में बेसिकली एक अनइवनली अपलिफ्टेड लैंडमार्क्स बनता है। उस अपलिफ्टेड लैंडमार्क्स को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कैंप्स। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आउटवर्स प्लान है, ये एक आउटवर्स प्लान है जिसमें कैंप्स बना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक माउंड स्ट्रक्चर बना है। ये बेसिकली कहीं भी हो सकता है, माउंड स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकता है और इसी को हम लोग बोलते हैं केम्स। और इसमें बेसिकली दो टाइप होता है, कॉन केम्स और डेल्टा केम्स। अब बेसिकली कॉन केम्स वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे लैंड हो और जहाँ पे बेसिकली लेक रहेगा उस रीजन में हमारा डेल्टा कॉन बनेगा। डेल्टा कॉन बनेगा तो बेसिकली लैंड एरिया में, प्लेन एरिया में, आउटवॉश प्लेन एरिया में कॉन केम्स बनेगा। वहीं पे अगर कोई लेक के किनारे बनेगा तो वो डेल्टा केम्स बनेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आता है केटल्स एंड हामॉक्स। अब ये क्या होता है? अब बेसिकली देखोगे केटल्स आर डिप्रेशन इन द आउटवर्स प्लेन्स। अब बेसिकली देखोगे कि छोटे छोटे डिप्रेशन बनते हैं हमारा आउटवर्स, यानी कि एंड प्रोडक्ट में, हमारा ग्लेशियर का जो एंड प्रोडक्ट है उसमें छोटा छोटा डिप्रेशन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केटल्स। अब वहीं पे अगर केटल्स में बेसिकली अगर पानी भर जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैटल लेक्स। तो बेसिकली कैटल और कैटल लेक्स समझ में आ गया। अब हम्मॉक्स क्या होता है? हम्मॉक्स बेसिकली अगर उसी कैटल्स में अगर छोटे छोटे माउंट बन जाए, छोटे 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 माउंट बन जाए, छोटे छोटे माउंट बन जाए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का माउंट बन जाए तो इसी माउंट को हम लोग बोलते हैं हम्मॉक्स। सो अब समझ में आ गया। लार्ज केटल्स आर डोटेड विथ नमरस लो माउंट्स विच आर नोन एज हम्मॉक्स। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा आउटवॉश प्लांट्स। अब बेसिकली किसी भी फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी का जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो बेसिकली डेल्टास होता है। यानी कि छोटे जितने भी सारे डेल्टास रहते हैं उसमें बेसिकली वो एंड प्रोडक्ट होता है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी का। वैसे ही जो ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी है, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है आउटवर्स प्लेन होता है। ये भी बेसिकली डेल्टास की तरह ही होता है। सो अब हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके। द मेल्ट वाटर काउज ड्यू टू एब्लेशन ऑफ ग्लेशियर एट इट्स स्नाउट डिसेंड्स थ्रू द टर्मिनल मोरेन इज स्प्रेड लाइक सीट वाटर। अब बेसिकली सीट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्प्रेडिंग वाटर इरोड्स द टर्मिनल मोरेन्स एंड डिपॉजिट द इरोडेड सेडिमेंट्स। अब बेसिकली जितने भी सारे इरोडेड सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फ्रंट ऑफ द टर्मिनल मोरेन्स एंड दस फॉर्म्स ए प्लेन। अब बेसिकली लास्ट में वो जितने भी सारे डिपॉजिट्स रहते हैं ना, सेडिमेंट्स रहते हैं, ग्लेशियल टिप रहते हैं, ये एक प्लेन को फॉर्मेशन करता है। उसी प्लेन को हम लोग आउटवर्स प्लेन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको जितने भी सारे टॉपिक्स रहेंगे ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वो कवर हो गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके प्रीवियस मैंने फ्लूवियल ज्योमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाया था और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया था। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।